नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने पिछले कुछ सप्ताह की कुछ खास खबरों से करेंगे। विकास जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से काफ़ी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि सभी जो हमारे लोग हैं वो सभी हिल स्टेशन की ओर अपना रुख कर रहे थे। जी जी। वो वहाँ पर जाते तो एंजॉय करने के लिए, बट जब वहाँ पर कुछ कुदरत आपदाएं आ जाती हैं तो वाकई में ही जो उनका एंजॉय है एक तो ख़त्म हो जाता है और उनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाता है। जैसे कि पीछे ही आया था कि हिमाचल के भागसूनाथ में बादल फटे हैं। जी हाँ जी। उस आपदा में कई घर भी नष्ट हुए हैं। हाँ जी। यहाँ तक कि लोगों की जानें तक गई हैं। जी। तो सरकार को, उन राज्य की सरकारों को क्या इसके ठोस कदम उठाना चाहिए कि आगे से कुछ ऐसी की आपदाएं ना उनको सहनी पड़े? देखिए, जो जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, जो पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। खासकर जब ये बारिश के दिनों में ये ज़्यादा पॉसिबल होता है या ज़्यादा इन चीज़ों की आशंका होती है। तो अभी जो भागसूनाग में हुआ पिछले सप्ताह, पिछले सोमवार को ही ये हादसा हुआ है। एक बहुत बड़ी त्रासदी भी हुई। बादल फटने से एकदम से बाढ़ आ गई और पानी के साथ फिर मलबा आता है जो, तो वो लोगों के घरों में एक फ्लो के साथ बहुत तेज बहाव होता है उसका पानी का। तो जो पानी के साथ जो मलबा है वो घरों में, होटलों में, दुकानों में, हर जगह पे घुस जाता है। उससे जो प्रॉपर्टी का नुकसान है वो तो होता ही है, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ कई लोगों की जानें भी जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये इस तरह की जो आपदा है, इस तरह का पता अभी तक ये नहीं हम कर पाए, या हमारे वैज्ञानिक या हमारे जो सैटेलाइट हमने छोड़ रखे हैं कि मौसम का पता तो हमें चल जाता है कि कैसे कब बारिश होगी, कब आंधी आ सकती है, कब तूफान आ सकता है। लेकिन बादल फटने का जो अचानक से एकदम से इस तरह का कोई हादसा होता है, उससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। अब भागसूनाग में जो ये हादसा हुआ, उससे क्या हुआ कि जो वहां पर सड़क पर पार्किंग में या वैसे ही लोगों की, पर्यटकों की या वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो कारें खड़ी हैं, वो कारें ऐसे बह रही थी जैसे कि खिलौने होते हैं। बिल्कुल। पानी में, क्योंकि बहाव इतना तेज होता है। उससे जो सरकारें हैं, सरकारों को इसके लिए पूरी तरह से पहले से तैयार होना चाहिए। खासकर इन दिनों में, जो मैंने पहले अभी आपको बताया कि जिस तरह से बारिश के दिनों में ये घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो बारिश के दिनों में सरकार को इन तरीके से, मतलब अपना जो हम ये कह सकते हैं कि सरकार को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए इस काम के लिए कि अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो उससे हमें कैसे निपटना है, उससे कैसे हमने लोगों को बचाना है, कैसे जान माल की रक्षा करनी है। तो उसके लिए एक अलग से विभाग होना चाहिए, अलग से एक टीम होनी चाहिए जो इन सभी चीज़ों का निरीक्षण भी करे, इसका पता लगाती रहे, और इन दुर्घटनाओं पर अगर किसी तरह की कोई हानि होती है, कोई क्षति होती है, तो उस पर तुरंत प्रभाव से उस पर काम कर सके। बिल्कुल सर। तो इसके साथ ही हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं जी। जैसे कि हमें पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 जी 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 23 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो पिछले जो साल वर्ष बीत चुका है, ये कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। हाँ जी। ओलंपिक टोक्यो जापान की राजधानी जो टोक्यो है वहाँ पे ओलंपिक खेला जा रहा है जी। तो इसमें आपको उन्होंने मतलब कि मैदान में तो खेलना, मगर जो लोग हैं वो घर बैठे ऑनलाइन ही इसका आनंद ले पाएंगे जी। तो आपको क्या लगता है 23 जुलाई से ये शुरू हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू तो हो रहा है। वैसे ये ड्यू था पिछले साल 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया एक साल के लिए। लेकिन अभी जो गाइडलाइंस नई आई हैं, जो जापान की सरकार ने जारी की हैं, वो ये हैं कि वहाँ पर ओलंपिक की जो गेम्स होंगी सभी स्टेडियम्स में खेलें तो खेली जाएंगी,
खिलाड़ी सभी खेल खेलेंगे, लेकिन वहां पर स्टेडियम में कोई भी दर्शक नहीं होगा। ऑडियंस को बिल्कुल मनाही कर दी गई है। सभी खेलों का प्रसारण ऑनलाइन टीवी पर या चैनल्स पर किया जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी वहाँ पर सभी अलग अलग देशों के जो खिलाड़ी हैं, उनकी टीमें हैं, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो टोक्यो में एक अलग से जो खेल गांव बनाया जाता है, जहां पर सभी खिलाड़ियों को ठहराया जाता है, वहां पर एक तो केसेस कोविड के मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जापान जो है वो इन कोविड के केसेस से तकरीबन बाहर आ चुका था। लेकिन अगर इस तरह से पूरे दुनिया से अलग अलग देशों से खिलाड़ी वहां आएंगे, बेशक कि वो सभी खिलाड़ी अपने मापदंड, अपने सभी वो गाइडलाइंस पूरी करके अपना टेस्ट वगैरह करवा के ही आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी इस तरह का केस वहां पे पहुंचता है तो इससे कोविड की जो बीमारी है वो आगे फैल सकती है। बिल्कुल। ये कोविड जो ओलंपिक है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ओलंपिक को करवाने की, इसका आयोजन करवाने की इतनी ज़रूरत आखिर क्या थी कि करवाना? द्वितीय जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध के कारण 2 बार ओलंपिक तब स्थगित किए गए, रद्द कर दिए गए थे। तो अगर इस तरह की कोई महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी कोई बहुत ज़रूरी बात थी कि हमें ओलंपिक के कराए बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, या इतने लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को, इतने हजारों वहां पे खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, उनको सबको हम जोखिम में डाल रहे हैं, उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो ओलंपिक करवाना इतना जरूरी क्या था? आखिर इसमें क्या वजह है कि ओलंपिक करवाने के लिए हमें इतनी मजबूर होकर इस माहौल में भी, इस दौर में भी ओलंपिक के लिए हम वहां पे मौजूद हैं? बिल्कुल जी विकास जी। अगली बात करें हम, जैसे कि एक तरफ तो लोगों पर कोरोना की मार पड़ी हुई है जी, तो दूसरी तरफ जो ये महंगाई है, बेशक कि वो गैस सिलेंडर हो गए, सब्जियों के भाव लेकर हो गए, हाँ जी, पेट्रोल डीजल हो गई, जो भी है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी जो तेल वगैरह आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा महंगा है। हाँ जी, 7वें आसमान पर इसके भाव पहुंचे हुए हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महंगाई से सभी परेशान हैं जी। तो सरकार को क्या इसका हल ढूंढना चाहिए कि ऐसे की नौबत ही ना आए कि लोग परेशान हो, या इसके भाव कम करने चाहिए? कुछ तो आपको लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में? एक्चुअली सरकार कुछ सोच ही नहीं रही। सरकार इस वक्त आंखें बंद करके बिल्कुल आंखें मूंद करके वो सो रही है। बिल्कुल। महंगाई जो 7वें आसमान पर जो आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। पेट्रोल के जो दाम हैं वो 100 से ऊपर जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग जो हैं वो पेट्रोल के दाम से तो पहले से ही परेशान हैं, और ऊपर से आप अगर पेट्रोल डलवाने किसी पेट्रोल पंप पे चले जाइए तो आप और ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे जब आप देखेंगे कि वहां पे पेट्रोल डालने वाला जो कर्मचारी है वो भी किसी तरीके से कोई ना कोई हेराफेरी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, सही है। अब इस पर सरकार का क्या अंकुश है? यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? तो पहले से ही एक तो पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है, दूसरा ऊपर से अगर पेट्रोल 100 रुपए के मुकाबले में उसको मिल रहा 80 रुपए, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको 1 लीटर भी पूरा 100 रुपए में नहीं मिल रहा, 80 रुपए का मिल रहा है। 20 रुपए का वो फिर वहां से भी उनको लग रहा है कि वो खा रहे हैं पेट्रोल पंप वाले। तो दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल जब महंगा हो जाता है तो उससे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने से आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, खाने वाले तेलों की बात कर रहे हैं, सब्जियों की, फ्रूट की, कोई भी राशन है, सभी चीजों के दाम एकदम से बढ़ते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो बस किराया बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ रहा है। आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। जो अमीर है वो ज्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। सरकार जो है इस जो सामाजिक दूरी है, जो एक सामाजिक खाई है गरीब और अमीर के बीच में, उसको कम करने की बजाय उसको बढ़ा रही है। बिल्कुल। सरकार उसको कम नहीं कर पा रही। ये सिर्फ क्यों हो रहा है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से।
महंगाई पर सरकार को अंकुश तुरंत प्रभाव से लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। क्योंकि अगर महंगाई पर हमारा अंकुश नहीं होगा सरकार का, तो क्या होगा कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो चरमरा जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं कि लूटपाट और स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं इसका अगर हम ले लें तो इसका कोई अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी निकलती है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी को अगर वो बेरोजगार रहेंगे घर पर बैठे तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है लूटपाट और स्नैचिंग की ओर ही जाएगा। हाँ जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सरकार इस पर भी क्यों ध्यान नहीं देती? हर बात में सरकार ही आगे आती है। देखिए, सरकार के बहुत से फर्ज हैं, बेरोजगारी है, जनसंख्या है और महंगाई है, हर तरह की जो समस्या है उसका समाधान सरकार को ही करना है। बिल्कुल। लेकिन अब बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए। बेरोजगारी है तो हमारी युवा पीढ़ी खाली बैठी हुई है। जब खाली, हम कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली बैठे बैठे अगर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो लूटपाट ही होगी, वही करेंगे, वो चोरी चकारी होगी। बना लिया अपना, मतलब लूटपाट वो उन्होंने अपना काम बना लिया। हाँ, उनको पता है कि आसानी से अगर इस तरीके से पैसा मिलता है तो ऐसे ही सही। ऐसे करें। कानून अपने हाथ में लेना एक जुर्म है, अपराध है, लेकिन कानून हाथ में लेकर कुछ लोग, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह की ही बात है, अपने यहाँ जालंधर की ही, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, कि यहाँ पर 3 लड़के नवयुवक पकड़े गए, स्नैचिंग करते थे और वो लूटपाट करते थे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो उन बच्चों की उम्र क्या होगी। उन बच्चों की उम्र मात्र 16 से 17 साल, जो कि तीनों युवक एक ही क्लास में +1 में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे स्नैचिंग कर रहे हैं, बाइक चुरा रहे हैं। अब आप देखिए कि बच्चों की अगर आदतें बिगड़ जाएंगी, बच्चों को खाने के लिए या खर्चे के लिए उनको पैसे नहीं मिलेंगे, वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे, बेरोजगारी की वजह से नशे के आदी हो जाएंगे, उनको नशा नहीं मिलेगा। भी बन सकते हैं इसी को लेके। बिल्कुल। और गैंगस्टर ऐसे ही गैंग बनते हैं, छोटे से काम बड़ा करते, नीचे से ही ऊपर चलता है आदमी। तो इस तरह से अगर ये सारी चीजें, बच्चों को घर से वो खर्चा नहीं मिलेगा, तो अगर नशे के वो आदी हो गए हैं तो वो बाहर से करेंगे। वो बिल्कुल कहीं ना कहीं से उन्होंने पैसे का अरेंजमेंट करना है, तो पैसा उनको चाहिए, वो किसी भी तरीके से उनको चाहिए, वो फिर अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। बिल्कुल। और एक अपराधी, जब एक बच्चा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है, वो स्नैचिंग कर रहा है, बाइक चुरा रहा है, तो बड़ा होकर वो इससे बड़ा अपराधी बनेगा। वो कल को कुछ भी कर सकता है, इससे बड़ा अपराध भी कर सकता है। और इससे क्या होगा कि हमारे लोकतंत्र में अपराध का ग्राफ भी बढ़ेगा। अभी भी जैसे बढ़ ही रहा है। जी जी, बिल्कुल बढ़ रहा है। बिल्कुल विकास जी। अगर हम अगली अपने प्रश्न की ओर आते हैं, तो जैसे हम जानते ही हैं कि जो हमारी आजकल की पीढ़ी और बच्चे हैं, उनका रुझान काफी ऑनलाइन गेम की ओर ज्यादा है। मतलब किसी के घर पे जाओ तो पता चलता है कि हर जितने मेंबर हैं गेम्स खेल रहे हैं। वैसे अगर कोई मम्मी पापा पूछते हैं तो मम्मी हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, कुछ ऐसे की मतलब की नौबतें आती हैं। कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन गेम की कंपनियां हैं, इन्होंने बच्चों को काफी लत इसकी लगा दी। हाँ जी। तो इस पर कैसे, मतलब इसका अगर प्रभाव देखा जाए तो माँ बाप के जेब पर ज्यादा पड़ रहा है इसका। बिल्कुल पड़ रहा है कि ऑनलाइन गेम के लिए उनको खर्च, उनको रिचार्ज करवाना, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो इस पर मतलब इसको निपटने के लिए, हम इस पर रोक लगाने के लिए कि बच्चों का रुझान इसकी ओर से खत्म होकर पढ़ाई की ओर हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की पढ़ाई जो पिछले 1-1.5 साल से काफी डिस्टर्ब हो चुकी है। ऑनलाइन पढ़ाई करते करते जो बच्चे हैं वो उनके हाथ में अब टैबलेट और मोबाइल आ चुके हैं, तो उनको एक छूट मिल चुकी है कि वो एक तरफ तो क्लास चल रही है, साथ में वो यूट्यूब या कुछ और चैनल्स इस तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर कुछ भी देख सकते हैं। तो इससे बच्चों का जो मानसिक विकास है, जो उनकी मनोवृत्ति है,
वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो अपने पथ से जो कह रहे मिसगाइडेड होती जा रही है। तो इसके लिए अब आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं जो वो हमें दिखाते हैं, घर में बैठकर बच्चे जो टीवी चैनल्स पर देखते हैं, उनका जो मानसिक विकास है वो भी वैसा ही होता है। वैसे ही होता है। जैसे हमारे टीवी चैनल्स में कोई भी आप किसी भी एक सीरियल का जिक्र कर लीजिए, किसी भी सीरियल का, तो आप किसी भी सीरियल में अगर आप देखेंगे कि वहां पर जो पॉजिटिव कैरेक्टर हैं वो उतने हावी नहीं हैं जितने नेगेटिव कैरेक्टर हावी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेगेटिव कैरेक्टर को इतना ज्यादा वेटेज दी जाती है, इतना ज्यादा उसका प्रभाव होता है कि बच्चे समझते हैं कि हमें भी ऐसा ही बनना है। बिल्कुल। ऑनलाइन गेम की जब आप बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन गेम का मैं आपको बताता हूं कि अभी पीछे ही एक रिपोर्ट आई है, ब्रिटेन में किसी एक डॉक्टर के 7 साल के बेटे ने उनसे मांगा एक मोबाइल दे दीजिए मेरे को कि मैंने गेम खेलना है। 7 years old। 7 years। देखो। तो बच्चों को गेम्स का 7 years में ही देखिए पता चल जाता है। तो गेम खेलने के लिए उसके फादर ने उसको मोबाइल अपना दे दिया। विदिन फ्यू मिनट्स, कुछ घंटों में नहीं, कुछ मिनटों में ही उस डॉक्टर के अकाउंट में से 1,35,000 रुपए निकल गए, विड्रॉ हो गए। जब उसको इस बात का पता चला तो वो काफी परेशान, हैरान भी। अब बच्चा जब ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो उसको वहां पर बार बार गेम खेलने के लिए ऊपर एक मैसेज आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, तो वो उसको ओके पर क्लिक करता जा रहा है। उसको नहीं, बच्चे को पता कि ओ ओके से क्या हो रहा है। हर ओके पर 250 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जो पैसा है वो जा रहा है। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की अगर गेम बच्चे खेलेंगे तो माँ बाप तो दिवालिया हो जाएंगे। बिल्कुल, अकाउंट तो वैसे ही इसके साथ अटैच है फोन के साथ। और उस डॉक्टर को मजबूरी में अपनी कार बेचनी पड़ी। ओह माय गॉड, एक डॉक्टर को अपनी कार बेचनी पड़ रही सिर्फ इसलिए कि उसकी बैलेंस इतना खत्म हो गया कि वो उसके 3 बच्चे हैं। वो कहता है कि जी ब्रिटेन में मैं रहता हूँ, यहाँ पर बच्चों की परवरिश करना इतना मुश्किल है, इसके बावजूद अगर 1,35,000 मेरे अकाउंट में से निकल जाएगा तो मैं अपने बच्चों की परवरिश कहाँ से करूंगा। आप इस हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऑनलाइन गेम्स की जो कंपनियां हैं वो बच्चों को इस प्रकार से लत लगा देती हैं और फिर इस तरीके से लोगों के अकाउंट में से पैसे निकलते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी है और इस पर अगर इसका हम जिक्र करके इसको एक उदाहरण के रूप पर लेकर इसको अगर सामने रख के आगे बढ़ें तो हमें लगेगा और हमें लगना भी चाहिए कि हमें इस पर अंकुश लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी। तो इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का समापन आज अपने विचार से करेंगे। कहा जाता है बच्चों के लिए उदाहरण बने, ना कि बोझ। जी विकास जी। जो अभी बच्चों की बात हो रही थी, ये आपने बहुत अच्छा विचार आज बोला कि बच्चों के लिए उदाहरण बनना माँ बाप का फर्ज है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, उनका फर्ज भी है और उनका कर्तव्य भी है। लेकिन एक चीज़ है कि बच्चों के लिए जो माँ बाप करते हैं, बच्चे भी आगे अगर उसी प्रकार माँ बाप को रिटर्न में इज्जत दें और उनके कहे के अनुसार, उनके संस्कारों के अनुसार चलें, तो वो ना तो बच्चे बोझ बनेंगे, ना ही माँ बाप बच्चों पर बोझ बनेंगे। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों पर। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ